देखिए सबसे पहले परिचय। देखिए आवर्त सारणी में दाहिनी ओर स्थित वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है उन्हें p ब्लॉक या p खंड के तत्व कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को सबको पता है कि आवर्त सारणी में दाहिनी ओर स्थित वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, p कक्षक में आता है, उन्हें क्या कहा जाता है, p ब्लॉक के तत्व या p खंड के तत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए p ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको पता है कि वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं वो p ब्लॉक के तत्व आते हैं, अर्थात p ब्लॉक में कुल 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन तत्वों के संयोजकता कोश का विन्यास ns2np126 हीलियम के अतिरिक्त होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि अगर हम इन तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns2 यानी s में 2 और np126 यानी ns2 यानी s में तो 2। ठीक है, और जो p है p में 1 से लेके 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये हीलियम के अतिरिक्त होता है। और यहाँ जो n है, देखिए यहाँ जो n है वो 2 से 6 है, लेकिन हीलियम का विन्यास 1s2 होता है। देखिए बच्चों, हीलियम का विन्यास कितना होता है, हीलियम का विन्यास होता है 1s2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अन्य तत्वों के समान p ब्लॉक के तत्वों के गुण भी परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणता पर निर्भर करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए कि अन्य तत्वों के समान ही क्या होता है, जो p ब्लॉक के तत्वों के गुण है वो भी परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणता के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। p ब्लॉक में द्वितीय आवर्त के तत्वों में d कक्षक का उपलब्ध नहीं होना तथा भारी तत्वों यानी तीसरे आवर्त तथा आगे में d या d तथा f कक्षकों का पाया जाना इनके गुणों में भिन्नता उत्पन्न करता है। आगे देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है कि जो p ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें द्वितीय आवर्त के तत्वों में, देखिए समझिए, द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उनमें d कक्षक नहीं होते हैं यानी d कक्षक नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो भारी तत्व होते हैं यानी जो तीसरे आवर्त है या उससे आगे के जो तत्व है उनमें या तो d या d तथा f कक्षकों का पाया जाना ही क्या करता है, इनके गुणों में भिन्नता उत्पन्न करता है। अब देखिए, p ब्लॉक के तत्वों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम p ब्लॉक के तत्वों को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इस सारणी को ध्यान से देखिए, ये p ब्लॉक के तत्व है। देखिए ये आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं और एक बार वापस समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये p ब्लॉक के तत्व है, इधर की तरफ ये आपको दिया हुआ है वर्ग विन्यास और नीचे की तरफ ये दिए हुए हैं आवर्त। देखिए बच्चों, समझिए ध्यान से कि ये नीचे दिए हुए हैं आपको आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा, ये तो प्रदर्शित कर रहे हैं आवर्त को और इधर प्रदर्शित कर रहे हैं वर्ग विन्यास को। देखो 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग और उसके बाद देखिए 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें ही हम p खंड के तत्व या p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर हम इनके विन्यास की बात करें, इनका विन्यास होता है ns2np1 यानी p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इनके अगर हम संयोजकता कोश के विन्यास की बात करें 14वें वर्ग के तत्वों की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2np2। 15वें वर्ग की बात करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2np3। 16वें वर्ग की बात करें तो इनके बाह्यतम कोश का विन्यास होता है ns2np4। 17वें वर्ग का होता है ns2np5 और 18वें वर्ग का होता है ns2np6। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इसके अलावा ये आपको समझ में आ ही गया कि वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं वो हमारे p ब्लॉक के तत्व होते हैं। और देखिए ये p ब्लॉक के तत्व है। देखिए सबसे पहले 13वें वर्ग की बात करें तो BAl GA INTL। देखिए जो समझिए यहाँ पे, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, ये हो गए हमारे 13वें वर्ग के तत्व। ऐसे देखिए 14वां वर्ग, देखिए 14वें वर्ग के तत्व देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
ठीक है बच्चों। इसी तरीके से देखिए अगर हम 15वें वर्ग की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। 16वें वर्ग को देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। वर्ग 17 के तत्व देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। इसी तरीके से वर्ग 18 के तत्व देखिए, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। तो देखिए जो ये हमारे क्या हो गए, पी ब्लॉक के तत्व हो गए। और देखिए इस यूनिट में हम लोग वर्ग 15 से लेके वर्ग 18 तक के तत्वों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ग 15 के तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के बारे में, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो बेस में आपको जो संख्या दी हुई है ये इनके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। तो अगर हम वर्ग 15 के तत्वों की बात करें, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, फास्फोरस 15 नंबर पे, आर्सेनिक 33 पे, एंटीमनी 51 पे और बिस्मिथ 83 पे, ठीक है। तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए वर्ग 15 के तत्व, देखिए जो ध्यान दीजिए, वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मिथ आते हैं, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातुएं, आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातुएं तथा बिस्मिथ एक धातु होती है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, ये वर्ग 15 के तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे वर्ग 15 के तत्व हो गए, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की हम लोग बात करें, ये होती है अधातुएं। क्या होती है, अधातुएं, ठीक है। आर्सेनिक और इस एंटीमनी की हम लोग बात करें, ये होती है उपधातुएं। क्या होती है, ये उपधातुएं। और बिस्मिथ की हम लोग बात करें, बिस्मिथ क्या है, धातु। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, उपलब्धता देखिए, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अलावा अन्य तत्व प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन यानी आयतन के अनुसार पाई जाती है। भूपर्पटी के खनिजों में नाइट्रोजन NaNO3 यानी चिली सॉल्ट पीटर या चिली शोरा तथा KNO3 यानी इंडियन सॉल्ट पीटर जैसे लवणों के रूप में पाई जाती है तथा वनस्पतियों एवं जीवों के घटक प्रोटीन में भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ठीक है। फास्फोरस चट्टानों के मुख्य घटक एपेटाइट वर्ग के खनिज जैसे Ca9 और ब्रैकेट में है PO4 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 6.CaX2, ठीक है बच्चों, के रूप में पाया जाता है। यानी जो फास्फोरस है वो चट्टानों के मुख्य घटक एपेटाइट वर्ग के जो खनिज है, इस टाइप के जो खनिज है उनके रूप में पाया जाता है। और यहाँ पे X बराबर क्या है, देखिए F1Cl या OH, ठीक है, ये X बराबर होता है। आगे देखिए उदाहरण देखिए बच्चों इसका, फ्लोरोएपेटाइट। देखिए ये फ्लोरोएपेटाइट है, देखिए Ca9 ब्रैकेट में है PO4 और ब्रैकेट के बाहर ये क्या है 6CaF2। तो ये क्या हो गया, फ्लोरोएपेटाइट। तो देखिए यह सजीव कोशिकाओं, दांत तथा हड्डियों में भी उपस्थित होता है, ठीक है। आगे देखिए, दूध तथा अंडों में फास्फोप्रोटीन पाया जाता है। वर्ग के अन्य तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मिथ सल्फाइड अयस्कों के रूप में उपलब्ध होते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पे किस वर्ग के जो अन्य तत्व है, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, वो सल्फाइड अयस्कों के रूप में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मास्कोवियम संश्लेषित तत्व होता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, अगर हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों में 15 वर्ग की बात करें, यानी हमने अभी देखा ना कि 15 वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और इसके बाद में आता है मास्कोवियम। देखिए बच्चों मास्कोवियम 115 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 115। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, देखिए मास्कोवियम संश्लेषित तत्व होता है। देखिए जो मास्कोवियम होता है वो क्या होता है, संश्लेषित तत्व होता है। मास्कोवियम का संकेत Mc, देखिए कैपिटल M और बेस में C, ठीक है। परमाणु संख्या 115 यानी जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है वो 115। परमाणविक द्रव्यमान 289 ग्राम मोल इनवर्स तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए रेडॉन,
5F14 यानी 5F 14, 6D 10, 7S 2, 7P3। देखिए बच्चों वापस समझिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। रेडॉन 5F14, 6D 10, 7S 2, 7P3 है। तो देखिए ये क्या है, ये मॉस्कोवियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी अल्प अर्धायु तथा अल्प मात्रा में उपलब्धता के कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो मॉस्कोवियम है वो भी 15वें वर्ग का ही तत्व होता है, लेकिन इसकी अल्प अर्धायु और अल्प मात्रा में उपलब्धता के कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है। ठीक है, और देखिए इसका परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 115। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। यहां मॉस्कोवियम को छोड़कर इस वर्ग 15 के अन्य तत्वों के गुणों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों मॉस्कोवियम को छोड़कर बाकी जो भी तत्व है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए बच्चों वर्ग 15 के तत्वों के संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है। देखिए समझिए भाई वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश का, या हम बोल सकते हैं संयोजकता कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2NP3 होता है। देखिए समझिए यहाँ पे NP3 यानी कहने का मतलब है P में क्या होता है, अर्धपूरित विन्यास होता है। आगे देखिए इसमें S कक्षक पूर्ण भरे होते हैं तथा P कक्षक अर्धपूरित होता है, जिसके कारण यह विन्यास तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है। यानी इसीलिए क्या होता है, ये जो विन्यास होता है वो क्या होता है, अधिक स्थायी। क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों यहां समझने की कोशिश करिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। देखिए बच्चों ये हमारे वर्ग 15 के तत्व हैं। देखिए तत्व है यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये इनके परमाणु भार दिए हुए हैं, ये इनके परमाणु क्रमांक है। सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। इसका देखिए 7, 15, 33, 51, 83 ये इनके क्या हो गए परमाणु क्रमांक। कहने का मतलब है नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, जो फास्फोरस है 15 नंबर पे, आर्सेनिक 33 नंबर पे, इसके बाद एंटीमनी 51 नंबर पे और जो बिस्मिथ है वो 83 नंबर पे। क्लियर है, ये इनके परमाणु भार हो गए। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार देखिए 14.01, फास्फोरस का देखिए 30.97, आर्सेनिक का देखिए 74.92, इसका एंटीमनी का देखिए 121.75, बिस्मिथ का देखिए 208.98। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हीलियम, उसके बाद 2s2 2p3। ठीक है, तो देखिए अंतिम विन्यास देखा आपने 2s2 2p3 यानी s तो भरा हुआ और p अर्धपूरित। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फास्फोरस की बात करें, देखिए बच्चों फास्फोरस की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए नियोन और उसके बाद में 3s2 3p3। ठीक है, इसी तरीके से आर्सेनिक की हम लोग बात करें तो ऑर्गन और 3d10। देखिए इसमें अब d आ जाएगा, d कक्षक आ जाएंगे, यानी ऑर्गन 3d10 4s2 4p3। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर हम एंटीमनी की बात करें तो क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p3। और इसी तरीके से बिस्मिथ की हम लोग बात करें तो जिनोन 4f14। देखिए अब यहाँ पे f कक्षक आ गया 4f14 5d10 6s2 6p3। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये इनका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में। देखिए वर्ग 15 में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या यानी सहसंयोजी त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक त्रिज्या में पर्याप्त वृद्धि होती है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मिथ तक त्रिज्या में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इसका कारण देखिए जो कारण समझिए, इसका कारण भारी तत्वों में पूर्ण भरे डी या एफ कक्षकों की उपस्थिति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि का कारण कोशों की संख्या में वृद्धि होना है। देखिए जो समझिए यहाँ पे कि वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, और इसका कारण क्या है, कोशों की संख्या में वृद्धि होना।
ठीक है। और देखिए यहाँ समझ लीजिए त्रिज्या के बारे में। देखिए बच्चों, इस सारणी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो आपको दिए गए हैं तत्व, देखिए ध्यान से देखिए, इधर तो आपको दिए गए हैं तत्व, देखिए 15 वर्ग के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। और देखिए इधर आप देखेंगे तो ये दी हुई है सहसंयोजी त्रिज्या, देखिए ये सहसंयोजी त्रिज्या दी हुई है और यहाँ पे दी हुई है आयनिक त्रिज्या, ठीक है। देखिए ये भी पिकोमीटर में है, ये भी पिकोमीटर में है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें तो नाइट्रोजन की कितनी होती है 70, ठीक है, 70 होती है। फास्फोरस की सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में हम लोग बात करें तो 110, ठीक है। आर्सेनिक की 121, एंटीमनी की 140, बिस्मिथ की 150, ठीक है बच्चों। और ये किस में होती है? पिकोमीटर में। वापस देखिए, नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या होती है 70, इसकी 110, आर्सेनिक की 121, एंटीमनी की 140 और बिस्मिथ की 150। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए, अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें तो देखिए बच्चों, इन तीनों के लिए जो आयन दिए गए हैं वो ऐसे आयन है जिन पे 3- आवेश है, और इन दोनों के लिए जो आयन दिए गए हैं उन पे 3+ आवेश है, ठीक है। अब आयनिक त्रिज्या की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन के लिए देखिए, यानी N3- इस आयन की बात हो रही है, और इस आयन के लिए आप आयनिक त्रिज्या देखिए 171, यानी 171, यानी 171 पिकोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए हम लोग बात करें, फास्फोरस के लिए P3- इस आयन की बात करें, इसके लिए आयनिक त्रिज्या कितनी होगी? 212, यानी 212 है, ठीक है। आर्सेनिक के लिए देखिए, AS3- के लिए देखिए 222, यानी 222 पिकोमीटर। इसी तरीके से देखिए एंटीमनी यानी Sb3+, इस आयन की बात करें तो 76 पिकोमीटर इसकी आयनिक त्रिज्या होगी, यानी 76 पिकोमीटर। और ऐसे देखिए बिस्मिथ के लिए देखिए Bi3+ के लिए 103, यानी 103 पिकोमीटर। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और देखिए जो समझने की कोशिश करिए, सहसंयोजक त्रिज्या को आप देखिए, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जा रहे हैं, सहसंयोजित त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। उसी तरीके से देखिए, अगर आयनिक त्रिज्या की हम लोग बात करें तो देखिए आयनिक त्रिज्या नाइट्रोजन से फास्फोरस पर बढ़ रही है, फास्फोरस से आर्सेनिक पे बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही हम एंटीमनी और बिस्मिथ पे जा रहे हैं ये क्या हो रही है? कम। और देखिए इसका कारण भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे आयन क्या है? +3 अवस्था में है। भाई यहाँ पे जो दोनों आयन है ये +3 अवस्था वाले हैं, और यहाँ पे आयन -3 अवस्था वाले हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि भाई जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इनके क्या होते हैं? त्रिज्या में वृद्धि आती है, यानी होती जाती है वृद्धि। और त्रिज्या में वृद्धि होने का कारण क्या है? यहाँ पे भाई इनके कोशों की संख्या में वृद्धि होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए आयनन एंथैल्पी। देखिए बच्चों, वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 तथा वर्ग 16 के संगत तत्वों की आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्योंकि इन तत्वों में अर्धपूरित स्थायी विन्यास यानी Np3 होता है। ठीक है, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार कम होता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई क्या होता है, अगर हम वर्ग 15 की बात करें तो देखिए बच्चों, ये कहा जा रहा है कि आवर्त में, यानी सबसे पहले हम आवर्त को समझ लेते हैं, यानी अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार कम होता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए। अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिन्हें पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अब देखिए 15वें वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता है। कारण देखिए, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है। इन तत्वों के लिए विभिन्न आयनन एंथैल्पियों का क्रम निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, आयनन एंथैल्पी का क्रम देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा मान होता है तृतीयक आयनन एंथैल्पी का। देखिए तृतीयक आयनन एंथैल्पी, उससे कम द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, और सबसे कम होती है प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता। देखिए बच्चों, सामान्यतः वर्ग में नीचे जाने पर
परमाणु आकार में वृद्धि के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। देखिए बच्चों, 15वें वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं आकार में वृद्धि होती जाती है। जब आकार में वृद्धि होती जाती है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है, यानी विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। लेकिन भारी तत्वों में यह अंतर बहुत कम होता है। तो देखिए, समझ लीजिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको 15वें वर्ग के तत्व दिए हुए हैं और ये नीचे इनकी दी हुई है आपको विद्युत ऋणता। नाइट्रोजन की बात करें, इसकी होती है 3 यानी 3.0, फास्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की 2.0, ऐसी एंटीमनी की 1.9 और बिस्मिथ की 1.9। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, वर्ग में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो रहा है, लेकिन लास्ट में ये अंतर बहुत ही कम है। ठीक है ना, यानी भारी तत्वों में अंतर बहुत ही क्या होता है, कम होता है। देखिए इनकी लगभग विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बराबर है, या हम ये बोल सकते हैं कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए भौतिक गुण। देखिए बच्चों, अब हम इनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ग 15 के सभी तत्व बहुपरमाणुक होते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस है, जबकि अन्य तत्व ठोस होते हैं। ठीक है, अब देखिए धात्विक गुण। देखिए सबसे पहले धात्विक गुण देखिए, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी में कमी होती है, अतः तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसलिए धात्विक गुण बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इस वर्ग में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातु तथा बिस्मिथ धातु है। ठीक है, अब दूसरा देखिए घनत्व के बारे में। वर्ग 15 के तत्वों में नीचे जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला देखिए गलनांक तथा क्वथनांक। देखिए बच्चों, वर्ग 15 के तत्वों में आर्सेनिक तक गलनांक में वृद्धि होती है। देखिए समझिए भाई, वर्ग 15 के जो तत्व है उनमें आर्सेनिक तक तो क्या होता है, गलनांक में वृद्धि, इसके बाद बिस्मिथ तक कमी होती है। आगे देखिए, गलनांक में यह वृद्धि द्रव्यमान के समानुपाती होती है। एंटीमनी तथा बिस्मिथ के, देखिए समझिए यहाँ पे भाई, एंटीमनी तथा बिस्मिथ के गलनांक में कमी का कारण निष्क्रिय युग्म प्रभाव है। देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि एंटीमनी और जो बिस्मिथ है उसके गलनांक में कमी का कारण क्या है, निष्क्रिय युग्म प्रभाव, जिससे केवल 3 बंध ही बन पाते हैं, अतः परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक क्वथनांक में लगातार वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, इसी तरीके से अगर हम क्वथनांक की बात करें तो नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ तक लगातार इनके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि। और एक बार देखिए इस सारणी से आप वर्ग 15 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक को समझ लीजिए। देखिए बच्चों, देखिए ये आपको दिए गए हैं तत्व, वर्ग 15 के तत्व दिए गए हैं, ये दिए हुए हैं गलनांक और ये क्वथनांक केल्विन में। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन का देखिए आप 63, फास्फोरस का देखिए 317, ठीक है, आर्सेनिक का देखिए 1089, एंटीमनी की बात करें तो 904, बिस्मिथ का देखिए 544। ठीक है, तो ये केल्विन में हमें क्या दिए गए हैं, इनके गलनांक। ठीक है, तो देखा आपने भाई, नाइट्रोजन से फास्फोरस और आर्सेनिक तक तो क्या हो रही है, गलनांक में वृद्धि, और उसके बाद देखिए एंटीमनी और बिस्मिथ गलनांक में क्या हो रही है, कमी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो वृद्धि हो रही है और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, गलनांक में कमी हो रही है। इस तरीके से देखिए क्वथनांक, देखिए नाइट्रोजन का क्वथनांक देखिए 77.2 केल्विन में है, फास्फोरस का देखिए 554, आर्सेनिक का देखिए 888, और देखिए बच्चों ये सब केल्विन में है। इसी तरीके से एंटीमनी का देखिए 1860 और बिस्मिथ का देखिए 1837। क्लियर है। अब देखिए इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनके क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, केवल हल्का सा यहाँ पे अंतर है भाई, बिस्मिथ का क्या हो रहा है क्वथनांक, एंटीमनी से क्या है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, आया समझ में ये आपको। आगे देखिए,
अब देखिए अपरूपता। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अपरूपता के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन तथा बिस्मिथ के अलावा सभी तत्वों में अपरूपता का गुण पाया जाता है। फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। पहला देखिए श्वेत फास्फोरस, दूसरा देखिए लाल फास्फोरस और तीसरा देखिए काला फास्फोरस। क्लियर है? आगे देखिए, आर्सेनिक तथा एंटीमनी के 2 अपरूप होते हैं, पीला तथा भूरा। ठीक है बच्चों, आगे अब देखिए रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों, हम लोग इनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति। तो देखिए बच्चों, वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 है। परमाणु आकार तथा धातु गुणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। तो समझिए यहाँ पे कि धातु गुणों में वृद्धि के कारण क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, नाइट्रोजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता के कारण यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से बना लेता है। वर्ग में नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। और देखिए बिस्मिथ 5, यानी अगर बिस्मिथ के लिए हम 5 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो उसका एक ही यौगिक ज्ञात है, वो है BiF5। ठीक है, यही ज्ञात है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी के साथ साथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है, जिसका कारण होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से बने यौगिकों में नाइट्रोजन +1, +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाती है। देखिए तो समझिए यहाँ पे के वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी आती है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है। और इसका कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। देखिए पूछा जा सकता है यहाँ ये प्रश्न, तो कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। और देखिए ऑक्सीजन के साथ अगर नाइट्रोजन की अभिक्रिया की बात करें तो इनके यौगिकों में +1, +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, फास्फोरस भी कुछ ऑक्सो अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में रिक्त D कक्षक नहीं होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि केवल 4 कक्षक यानी 1s तथा 3p ही बंध बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। और देखिए इसका उदाहरण देखिए, NH4+। देखिए समझिए बच्चों इस पॉइंट को, देखिए बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। भाई ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में, या हम बोल सकते हैं संयोजी कोश में D कक्षक नहीं होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक है, क्योंकि केवल 4 कक्षक यानी 1 तो S और 3 P कक्षक ही बंध बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। और इसका उदाहरण देखिए NH4+, ये इसका क्या हो गया, उदाहरण। क्लियर है? आगे देखिए, इसी कारण नाइट्रोजन 5 संयोजी यौगिक देखिए बच्चों नहीं बना सकता है। तो देखिए समझिए भाई NCl5 इत्यादि यानी इस तरीके के जो 5 संयोजी यौगिक होता है वो नहीं बनाता है नाइट्रोजन। ठीक है, वर्ग के अन्य तत्वों में रिक्त D कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये अपने अष्टक का प्रसार करके संयोजकता में वृद्धि कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई प्रश्न क्या बन सकता है कि भाई नाइट्रोजन 5 संयोजी यौगिक क्यों नहीं बनाता है। इसका कारण है नाइट्रोजन में D कक्षक नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसके अन्य जो तत्व होते हैं, इस वर्ग के जो अन्य तत्व होते हैं उनमें D कक्षक उपलब्ध होने के कारण यानी रिक्त D कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं, जिनके इनकी संयोजकता में भी वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, अतः इनकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 6 होती है। और देखिए जैसे PCl5, PF6- AsF6- इत्यादि। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देखिए,
नाइट्रोजन में असमानुपातन। अब देखिए बच्चों, नाइट्रोजन की +1 से +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अम्लीय माध्यम में असमानुपातन की प्रवृत्ति होती है। यहाँ एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा उसी तत्व का अपचयन होता है। देखिए समझ लीजिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये क्या है, HNO2 है, ठीक है, HNO2 है, इसके 3 अणु हैं, जिसमें देखिए नाइट्रोजन +3 फॉर्म में है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब देखिए किस तरीके से ये टूटेगा, किस तरीके से इसका असमानुपातन होगा। एक तो बन जाएगा HNO3, एक जल का अणु और 2 NO, ठीक है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है वो +5 फॉर्म में है और यहाँ पे नाइट्रोजन +2 के रूप में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो एक ही तत्व है, भाई यहाँ पे अगर एक ही तत्व की हम लोग बात करें, नाइट्रोजन तत्व को लेके चले तो देखिए यहाँ पे देखिए +3 फॉर्म में है, यहाँ पे चेंज हो गया +5 में और यहाँ +2 में, यानी एक ही तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसे ही कहा जाता है असमानुपातन, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, फास्फोरस की लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित हो जाती है। अब देखिए श्रृंखलन की प्रवृत्ति। देखिए अब हम पढ़ेंगे श्रृंखलन की प्रवृत्ति के बारे में। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। फास्फोरस में श्रृंखलन का गुण नाइट्रोजन से अधिक होता है क्योंकि फास्फोरस विवृत तथा संवृत दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाता है। देखिए समझिए यहाँ पे, भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। फास्फोरस में श्रृंखलन का गुण नाइट्रोजन से अधिक होता है क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो विवृत यानी ओपन तथा संवृत, संवृत का मतलब होता है क्लोज्ड। देखिए समझिए यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन तथा क्लोज्ड दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाता है, ठीक है। आगे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के छोटे आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसके गुण वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। तो देखिए आगे, देखिए नाइट्रोजन स्वयं तथा उच्च विद्युत ऋणी तत्वों जैसे कार्बन तथा ऑक्सीजन के साथ पी पाई अतिव्यापन द्वारा बहुबंध बनाता है। और देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखिए तो समझिए यहाँ पे, भाई नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होता है। तो देखिए के कारण ही, देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के कारण ही नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है क्योंकि इसकी बंध एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 15वें वर्ग में नाइट्रोजन के अलावा अन्य तत्व द्विपरमाणु अणु नहीं बनाते, इनमें पी पाई अतिव्यापन नहीं होता। देखिए समझिए यहाँ पे कि 15वें वर्ग में नाइट्रोजन के अलावा अन्य कोई भी तत्व द्विपरमाणु अणु नहीं बनाता है, क्योंकि इनमें पी पाई अतिव्यापन नहीं होता है, क्योंकि इनके बड़े आकार के कारण परमाणु कक्षक इतने बड़े तथा विस्तृत होते हैं कि इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता। तो इसका कारण समझ में आया कि भाई जो अन्य तत्व है, यानी नाइट्रोजन के अलावा 15वें वर्ग के अन्य तत्व है, वो पी पाई अतिव्यापन क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके बड़े आकार के कारण परमाणु कक्षक इतने बड़े होते हैं कि इतने विस्तृत होते हैं कि प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अतः फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि केवल फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, यानी केवल इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी एकल बंध ही बनाते हैं। लेकिन विस्मित धातु होने के कारण इसमें धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन सिंगल बंध की बात करें तो इस बंध की प्रबलता फास्फोरस एकल बंध की तुलना में कम होती है, क्योंकि बंध लंबाई कम होने के कारण नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य
अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध की जो प्रबलता है, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बंध है उसकी बात करें तो उनकी जो प्रबलता है वो फास्फोरस फास्फोरस के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, या हम बोल सकते हैं जो एकल बंध है, उसकी तुलना में कम होती है। यानी इसकी प्रबलता इससे क्या होती है, कम, क्योंकि बंध लंबाई कम होने के कारण नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक का। आगे देखिए, फास्फोरस तथा आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ डी पाई अतिव्यापन द्वारा बंध बनाते हैं जब इनके यौगिक, देखिए समझिए, जब इनके यौगिक, एक तो ये यौगिक है P, ठीक है, और ब्रैकेट में है C2H5 और ये बाहर क्या है 3, तथा AS यानी आर्सेनिक ब्रैकेट में है C6H5 बाहर है 3, ठीक है। तो इनके जो यौगिक है ये लिगेंडो के रूप में कार्य करते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, डी पाई अतिव्यापन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, फास्फोरस डी पाई पी पाई अतिव्यापन द्वारा, देखिए समझिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फास्फोरस होता है ना वो डी पाई पी पाई अतिव्यापन द्वारा R3P डबल बॉन्ड O, R एंड डबल बॉन्ड PX3 तथा R3P डबल बॉन्ड CH2 जैसे यौगिक भी बनाता है, जो कि नाइट्रोजन में संभव नहीं है। देखिए समझिए भाई, जो फास्फोरस है ना वो इस प्रकार के क्या बनाता है, यौगिक, इसका कारण होता है डी पाई पी पाई अतिव्यापन, और इस तरीके का अतिव्यापन नाइट्रोजन में नहीं पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, तो देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में। तो देखिए वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार के सह संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है, वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3, देखिए EH3 प्रकार के क्या बनाते हैं, सह संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। ये रंगहीन गैस होती है। देखिए समझ लीजिए इनके हाइड्राइड को, देखिए बच्चों हाइड्राइड देखिए NH3, देखिए NH3 इसको कहा जाता है अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, ASH3 ऑर्सिन, SBH3 को स्टिबिन और BiH3 को बिस्मथीन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए इस सारणी को, अगर इस सारणी को देखेंगे तो यहाँ पे तो ये हाइड्राइड दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन हाइड्राइडों के बंध कोण दिए हुए हैं, यानी जो इनके हाइड्राइड होते हैं NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, इनके क्या दिए गए हैं, बंध कोण डिग्री में, यानी बॉन्ड एंगल दिए गए हैं। देखिए इसका, देखिए इसका होता है 107.8, ठीक है, डिग्री में। अब PH3 फॉस्फीन की बात करें तो 93.6 यानी 93.6, इसका देखिए आर्सिन का 91.8, इसका देखिए स्टिबिन का 91.3 और BiH3 यानी बिस्मथीन का देखिए 90। ठीक है, आगे समझ में आपको, तो ये क्या दिए हुए हैं, इनके बंध कोण, और ये इनके क्या है, हाइड्राइड, और ये सभी हाइड्राइड कैसे होते हैं, सह संयोजी। आगे देखिए हाइड्राइडों का स्थायित्व तथा अपचायक गुण। तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे इन हाइड्राइडों के स्थायित्व के बारे में और अपचायक गुण के बारे में। तो देखिए NH3 से BiH3 तक तापीय स्थायित्व में कमी होती है, क्योंकि आकार में वृद्धि होने के कारण EH बंध एंथैल्पी कम होती जाती है। ठीक है, अतः इनके तापीय स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों इन हाइड्राइडों के अगर हम तापीय स्थायित्व की बात करें तो तापीय स्थायित्व का क्रम देखिए, सबसे ज्यादा स्थायित्व जो होता है तापीय स्थायित्व वो NH3 का, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SBH3 और सबसे कम होता है BiH3 का। ठीक है, यानी इधर से इधर जाने पर इनके तापीय स्थायित्व में क्या आ रही है, कमी। क्लियर है? आगे देखिए, इसी कारण इनके अपचायक गुण का क्रम वर्ग में बढ़ता है, अतः NH3 दुर्बलतम तथा BiH3 प्रबलतम अपचायक होता है। तो देखिए समझिए भाई, जो NH3 है वो तो क्या होता है, दुर्बलतम अपचायक, और BiH3 क्या होता है, प्रबलतम अपचायक। क्लियर है? आगे देखिए क्षारीय गुण। अब हम इनके क्षारीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए
वर्ग में हाइड्राइडों का क्षारीय गुण कम होता जाता है, अतः इनके क्षारीय गुण का क्रम निम्नलिखित है। देखिए बच्चों, अब हम इनके क्षारीय गुण की बात करें तो देखिए इनका क्षारीय गुण देखिए बच्चों, देखिए सबसे ज्यादा क्षारीय होता है NH3, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SBH3 और देखिए उससे कम यानी SBH3 से कम या हम बोल सकते हैं इक्वल, ठीक है, होता है BiH3। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के क्षारीय गुण लगभग क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गया, क्षारीयता का क्रम हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। NH3 में नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण इस पर स्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो NH3 है, अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अधिक होता है। कारण क्या है, नाइट्रोजन का छोटा आकार। ठीक है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है और इसी कारण इसका क्षारीय गुण क्या होता है, अधिक होता है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। वापस देखिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि जो NH3 है उसका क्षारीय गुण अधिक क्यों होता है। तो इसका कारण क्या है कि NH3 में नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण इस पे उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे क्षारीय गुण भी अधिक होता है। आगे देखिए, वर्ग में परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता जाता है। यानी वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं आकार में वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कम होता जाता है, अतः क्षारीय गुण में भी कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए विलेयता। देखिए बच्चों, अमोनिया जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है, अतः इसमें विलय होती है तथा यह जल से क्रिया भी कर लेती है। ठीक है, यानी NH3 की हम लोग बात करें तो जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है, इसी कारण जल में विलय हो जाती है। आगे देखिए, लेकिन वर्ग के अन्य हाइड्राइड जल में लगभग अविलय होते हैं। अब देखिए इनके क्वथनांक के बारे में। देखिए बच्चों, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांकों के मान निम्नलिखित है। देखिए इनके जो हाइड्राइड है उनके क्वथनांक देख लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे तो दिए गए हैं इनके हाइड्राइड, ठीक है, और ये नीचे दिए गए हैं क्वथनांक केल्विन में। तो NH3 की बात करें तो इसका क्वथनांक देखिए 238.5, यानी हम बोल सकते हैं 238.5 यानी 238.5। ठीक है, इसी तरीके से PH3 की बात करें 185.5 या हम बोल सकते हैं 185.5 या 185.5। ठीक है, केल्विन में है। इसी तरीके से ASH3 की बात करें तो 210.6 या हम बोल सकते हैं 210.6। ठीक है, केल्विन में। इसी तरीके से SBH3 की बात करें तो 254.6 यानी 254.6 और ऐसे BiH3 की बात करें तो 290 या हम बोल सकते हैं 290। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमें नीचे क्या दिए हुए इनके क्वथनांक, ये ऊपर हाइड्राइड है और देखिए जैसे आप क्या देखेंगे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इन दोनों की बात करें तो NH3 का क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका कम है। फिर देखिए इन दोनों की बात करें तो इसमें इसका क्या है, इसका क्वथनांक ज्यादा है। उसके बाद SBH3 का क्वथनांक ज्यादा है और बिस्मिथ का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, क्वथनांक। ठीक है, आगे देखिए। क्वथनांक के उपयुक्त मानों से स्पष्ट होता है कि NH3 का क्वथनांक PH3 तथा ASH3 के क्वथनांक से अधिक है। देखिए बच्चों, वापस देखिए भाई, अगर हम देखें ध्यान से तो जो NH3 है इसका क्वथनांक इन दोनों से क्या है, अधिक है भाई। इसका तो 238.5 है यानी 238.5 है और इसका देखिए 185.5 ही है, इसका 210.6 है, यानी इन दोनों की तुलना में इसका क्वथनांक क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे देखिए। इसका कारण अमोनिया के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। देखिए इसका कारण क्या है, अमोनिया के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला अंतराणुक
बंद, ठीक है, यानी अंतराणुक हाइड्रोजन बंद। आगे देखिए, pH3 से BiH3 तक क्वथनांक में वृद्धि का कारण वंडर वॉल बल में वृद्धि है, जो कि अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है। और देखिए बच्चों, अगर हम pH3 से BiH3 तक बात करें तो यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसका कारण क्या है, वंडर वॉल बल में वृद्धि, जो कि अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों ही पॉइंट बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अतः इनके क्वथनांक का आरोही क्रम निम्नलिखित है। तो देखिए क्वथनांक का आरोही क्रम देख लीजिए इनका। देखिए बच्चों, इनके क्वथनांक का बढ़ता क्रम देखिए सबसे ज्यादा होता है BiH3 का, उससे कम SbH3, उससे कम NH3, उससे कम ASH3 और सबसे कम PH3, ठीक है। यानी PH3 फॉस्फीन का क्या होता है, क्वथनांक सबसे कम होता है। और देखिए जो NH3 का क्वथनांक है वो इन दोनों से ज्यादा होता है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए अगला, देखिए ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी अब हम बात करेंगे जो हमारे 15वें वर्ग के तत्व है उनकी ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में। तो देखिए बच्चों, वर्ग 15 के सभी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके E2O3 तथा E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए समझिए भाई, या तो E2O3 प्रकार के या E2O5 प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। वर्ग में नीचे जाने पर इन ऑक्साइडों का अम्लीय गुण कम होता जाता है। और देखिए वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ऑक्साइडों का अम्लीय गुण भी क्या होता है, कम होता जाता है। आगे, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। अब देखिए बच्चों, N2O3 तथा P2O3 अम्लीय है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए भाई, N2O3 तथा P2O3 तो क्या है, अम्लीय, जबकि AS2O3 और SB2O3 ये दोनों क्या है, उभयधर्मी, जबकि Bi2O3 क्या है, प्रबल क्षारीय। और देखिए समझिए यहाँ पे भाई, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने पर या ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुण में भी क्या होती जाती है, वृद्धि, ठीक है। तो आया समझ में, ये दोनों अम्लीय, ये दोनों उभयधर्मी और ये प्रबल क्षारीय, ठीक है बच्चों। आगे देखिए। अब देखिए हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में। तो देखिए, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैलोजन से क्रिया करके EX3 तथा EF5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य है, यानी कहने का मतलब है कि जो 15वें वर्ग के जो तत्व है वो हैलोजन से क्रिया करके EX3 तथा EX5 प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड, ठीक है। और ये X क्या है यहाँ पे, हैलोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। देखिए समझिए यहाँ पर कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन के लिए केवल NF3 ही स्थायी होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, BiF3 के अलावा सामान्यतः सभी हैलाइड सहसंयोजी होते हैं, लेकिन पेंटाहैलाइडों का सहसंयोजी लक्षण ट्राईहैलाइडों से अधिक होता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक की। आगे देखिए, धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता के बारे में। देखिए, वर्ग 15 के सभी तत्व धातुओं से क्रिया करके -3 ऑक्सीकरण अवस्था युक्त द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। देखिए समझिए कि वर्ग 15 के सभी तत्व धातुओं से क्रिया करके -3 ऑक्सीकरण अवस्था युक्त क्या बनाते हैं, द्विअंगी यौगिक। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए इनके उदाहरण देखिए, जैसे देखिए CA3N2, ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। आगे देखिए CA3P2, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। ऐसे ही Na3AS2, इसे कहते हैं सोडियम आर्सेनाइड। Zn3Sb2, इसे कहते हैं जिंक एंटीमोनाइड। तथा Mg3Bi2, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम बिस्मथाइड,
ठीक है, आया समझ में आपको। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गई, ये इनकी धातुओं के साथ क्रिया हो गई, यानी जो 15 वर्ग के तत्व है उनकी धातुओं के साथ क्रिया हो गई। और ये इनके क्या हो गए उदाहरण, देखिए कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, और ये क्या है सोडियम आर्सेनाइड, ये क्या है जिंक एंटीमोनाइड, और ये क्या है मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने वर्ग 15 के जो तत्व है उनके भौतिक गुणों के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ा। तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।